नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दीप क्लासेज में। मैं विकल कुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग एक नया कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, चेनिंग जीएस का। चेन क्या है आपकी जो आज हम लोग जीएस की जो शुरुआत कर रहे हैं, वो जीएस को हम चेन के रूप में पढ़ना शुरू करेंगे। चेन के रूप में किस तरीके से होगी, आपको मैं एक प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और कुछ नहीं भी बहुत सारे होंगे, अलग अलग टॉपिक्स के होंगे। मान लीजिए एक इतिहास के कराऊंगा, आपको इतिहास के 15 से 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, और एक एक क्वेश्चंस के बारे में जो उनका सही आंसर है उसके साथ साथ उसके बारे में बहुत सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इतिहास भी होगा, भूगोल भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा आपका, और इसके साथ में आपके साइंस भी होगी, और इसके साथ साथ पॉलिटी भी होगी, और भी जो बचे हुए आपके विविध तथ्य है, आपके स्टैटिक्स जीके बच जाते हैं, उन सभी को भी हम लोग ध्यान से पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होती है, एग्जाम्स आपके जरूर होने हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके सारे पद खत्म हो जाएंगे। अब अफवाह बहुत ज़्यादा ऐसी भी उड़ रही है कि अब सरकारी नौकरियां नहीं निकलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके एग्जाम्स जो फॉर्म भरे गए हैं उनके एग्जाम्स भी होने हैं। पूरा देश गवर्नमेंट को चलाना है तो प्रशासनिक पावर चाहिए ही चाहिए, और प्रशासनिक पदों का हमेशा ही सर्जन होता ही रहेगा, हमेशा फॉर्म निकलते रहेंगे आपके। ठीक है, चलिएगा। दूसरा एक चीज़ और आप लोग समझिएगा, हम लोग एग्जाम फॉर्म को फिलअप करते हैं। मान लीजिए यूपी पुलिस का या किसी भी एग्जाम्स का, रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म निकला, हमने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद हमने तैयारी की। तैयारी कर जब हम लोग करते हैं, हम बहुत ज़्यादा फोकस अपना जो डालते हैं मैथ के ऊपर डालते हैं। आप देखते होंगे मैथ की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, क्योंकि मैथ एक वो सब्जेक्ट है जो आपका 100% एक्यूरेसी दिलाने का मादा रखता है। मैथ ही वो सब्जेक्ट है जिसमें हम आप बाई ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो बाई ऑप्शन आप 30 हैं, अगर 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं तो 30 मार्क्स भी ला सकते हैं। कहीं ना कहीं रीजनिंग में एक दो क्वेश्चंस में आपका गलत हो सकता है। जीएस तो आपके संपूर्ण होने की संभावना ही बहुत कम बनती है। कोई अगर यूट्यूब पे बोलते भी है ना कि 100 के 100 क्वेश्चन या 100% जीएस, तो ये तो कभी कोई अपवाद स्वरूप ही केस हो सकता है, बाकी ऐसा केस नहीं होता। आपको अगर पढ़ाए हुए किसी भी टीचर्स के पढ़ाए हुए किसी एग्जाम्स में 70% आपको अगर जीएस मिल रही है, आप ये समझ लेना आप बहुत अच्छी जगह एक जीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आपकी जीएस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है जी, आप लोग इस चीज़ को जरूर फोकस कीजिएगा कि जब हम पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, हमारी कमी कहाँ रहती है। हम लोगों ने मैथ में बहुत ज़्यादा मेहनत की, रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन जितनी मेहनत हमने उधर की है इतनी मेहनत हम जीएस में नहीं कर पाते। और आप लोग इस बात को भली भांति जानते हो कि जब जीएस वाला पोर्शन एग्जाम्स हॉल में आपके सामने आता है तो आप बिल्कुल गोल हो जाते हो, ऊपर नीचे की तरफ ताकना शुरू कर देते हो। और एक बात का ध्यान रखना आप लोग, रीजनिंग और मैथ अच्छे सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए, जितने मैथ की प्रैक्टिस आप लोगों की है, सभी के सभी लोग मैथ की प्रैक्टिस इसी तरह से करते हैं। जितने आप लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं स्पेशल मैथ के, इतने ही सभी लोग करते हैं। दूसरा ये भी है कि वनडे एग्जाम्स जितने भी है, मैं सिर्फ वनडे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, वनडे एग्जाम्स जितने भी है सब में जो मैथ आता है नॉर्मल वाला मैथ आता है, आपका होने वाला मैथ आता है। उसमें मान लीजिए अगर कहीं 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें कहीं 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपके कुछ हार्ड हो सकते हैं, टफेस्ट हो सकते हैं, और वे भी अगर ज़्यादा टफ हुए तो उन्हें कुछ ही कैंडिडेट कर पाते हैं, नहीं तो वे होने की संभावना नहीं आती। कुछ आप लोग समय से भी मात खा जाते हो, लेकिन जो बचे हुए मैथ के क्वेश्चन है वे अगर आप लोग कर रहे हो तो उन सभी मैथ के क्वेश्चंस को सभी लोग कर रहे हैं। तो मैथ में ऐसा नहीं कि आप किसी से आगे निकल गए हो, या रीजनिंग में आप किसी से आगे निकल गए। एक जो अंतर पैदा करता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये जो डिपेंड करता है, ये सब्जेक्ट है आपका जीएस, जीएस यानी कि जर्नल स्टडी, यानी कि जनरल नॉलेज, आपकी जर्नल स्टडी। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके सिलेक्शन का बहुत डिपेंड करता है। मैथ रीजनिंग आपने की, सभी ने की, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा अब ये डिपेंड करता है जीएस पे। आप जीएस में कितना स्कोर हिट कर रहे हो, कितने मार्क्स आप लोग गेन कर रहे हो। तो फाइनली आप लोग
ये सजेस्ट मैं कर रहा हूँ, ये आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ कि आप जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि आपके सिलेक्शन जो डिपेंड है जीएस पे बहुत ज़्यादा है, और ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन अपने आप को कभी नहीं दे सकते। खैर, अब हमारा कंसेप्ट सुनिए, मैं क्या करने वाला हूँ, ये किस तरीके से आपको जीएस पढ़ाने वाला हूँ। मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, उसमें आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे होंगे, साथ ही साथ उन्हें इसी तरीके से कराया जाएगा। आपका हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, जियोग्राफी भी होगा आपका, और इकोनॉमिक्स भी होगा, साइंस भी इसके साथ साथ होगा। और इसके अलावा आपका जो भी बचता है, आपका स्टैटिक जीके या आपका विविध परंपरागत सामान्य ज्ञान, उन सभी को मैं विस्तार से अच्छे तरीके से आपके साथ चर्चा करूंगा। एक क्वेश्चन आपको किसी भी सब्जेक्ट का या कोई भी एक पोर्शन उठाऊंगा, उसके बारे में एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा, और साथ ही साथ उसके बारे में उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन सरकारी नौकरी में आ सकते हैं, सभी के सभी आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मुझे यकीन है, इतना मैं दावा कर रहा हूँ, आप अगर लगभग 1 से 1.5 महीना, 1.5 से 2 महीना समथिंग अगर 45 से 50 दिन हमारे साथ जुड़े रहे, आपकी जीएस का स्टैंडर्ड इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। दूसरा एक ये भी है, ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेसिफाई साबित होगी जो लोग अपनी तैयारी तो अच्छी खासी कर रहे हैं। मान लीजिए आपने इतिहास को पढ़ा, 2 महीने तक आपने 1-1.5 महीने तक या 2 महीने तक आपने इतिहास को मजबूत किया, उसके बाद आपने 2 महीने 1.5 महीने पॉलिटी पढ़ी है, उसके बाद जियोग्राफी पढ़ी है। तो जब जियोग्राफी पढ़ रहे हो तब तक आपने जो पहले इतिहास पढ़ा था वो आपके माइंड से कहीं ना कहीं स्लिप हो जाता है, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब मैं जो आपको करा रहा हूँ, साथ के साथ आपको एक क्वेश्चन के बारे में, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी, सारे को घुमा करके एक चैन बनाऊंगा, और इसी को मैंने नाम दिया गया चैनिंग जीएस। बस ध्यान रखना, ये हमारी एक पहल है, और इसीलिए है कि आप लोगों की तैयारी को इम्प्रूव मिले, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के अंदर जीएस में इम्प्रूवमेंट है। जी, आप लोग खुद महसूस करोगे हमारे साथ जीएस पढ़ने के बाद कि वाकई में कितना स्टैंडर्ड आपके जीएस हो गया। जो हमारा कंसेप्ट है, इसके माध्यम से लगभग 100 से 150, लगभग आप कह सकते हो 120 से 130 इतने देशों की मैं आपको राजधानी कंप्लीट करा दूंगा। उनके बहुत इंपॉर्टेंट देशों की संसद के नाम, मुद्रा, करेंसी, और इसके अलावा ये तो आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित पार्ट हो, इसके अलावा आपका बहुत पोर्शन, ये सारी चीजें मैं आपको साथ ही साथ कराने वाला हूँ। बस इसी वीडियो के माध्यम से, इस चेनिंग जीएस के माध्यम से बहुत कुछ कराने वाला हूँ। खैर, समय कुछ ज़्यादा ले लिया इंट्रोडक्शन में मैंने, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको अब से पहले आपको अपने बारे में सारा जो हमारी प्लानिंग है सारे उसके बारे में बताना चाहता था, इसीलिए थोड़ा सा समय लिया गया। अब आगे से आपका इतना जो बेशकीमती समय है वो आपका नहीं बर्बाद किया जाएगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आपके कुछ पॉइंट से, ठीक है ना। तो मेरे पास एक मैगजीन्स है, मैगजीन से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने हिट किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, इन सभी को मैं आपको कराऊंगा, और इनके बारे में जो है एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बताऊंगा। खैर सुनिएगा, एक क्वेश्चन से लिखा हुआ है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है, स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर आप लोग जानते भी होंगे, तो सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी राज्यों को टच करता है, जिनकी संख्या आपकी 8 है, 8 राज्य, और साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली। 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब उन 8 के 8 राज्यों का आप लोग नाम सुनिएगा, किन किन राज्यों को टच करते हैं। एक राज्य पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश, जो आपका बिल्कुल एकदम से उत्तर में है, ठीक है ना। और इसके बाद आपका आता है, एक बगल में पड़ता है आपका हरियाणा, इसके बाद एक आपका पड़ता है उत्तराखंड, इसके बाद अगर हम और आगे की तरफ चले, एक राज्य पड़ता है आपका बिहार, और आगे की तरफ चले तो एक राज्य आपका झारखंड भी है, एक आपका छत्तीसगढ़, एक आपका एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, और एक आपका
राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य वे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है या जिनकी सीमाओं को टच करता है। साथ ही साथ एकमात्र यूनियन टेरिटरीज या एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश इन 8 राज्य तथा दिल्ली को स्पर्श करता है। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात आई है, एक बार तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ जब आपके उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोग अलग से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश, मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी जिला है वो है आपका सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। सोनभद्र का क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, कई बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला, पहले मुजफ्फरनगर हुआ करता था लेकिन वर्तमान में सबसे पश्चिमी जिला शामली है। तो ये उत्तर प्रदेश से बनने वाले क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार आपका ये भी आया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह क्या है, ठीक है ना। और इससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वे मैं आगे आपसे डिस्कशन करते हुए चलूंगा। फिलहाल के लिए आप इनको उतार लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन था आपके सामने कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन उसके बारे में संबंधित जो कुछ और क्वेश्चन सीमा से संबंधित बन सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए खैर आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे। 29 अगस्त को हम लोग 29 अगस्त को हम भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, भारत में हम लोग खेल दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब यहां से संबंधित जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनको सुनिएगा। ये तो आप सभी के याद है कि 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, ये किन की स्मृति में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस एक नाम हुआ है मेजर ध्यानचंद। इनका एक उपनाम और भी है, इन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता था। ये हॉकी के बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हुए हैं अपने समय के, तो इसलिए इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। हॉकी का जादूगर। एक इनका उपनाम और भी है, दद्दा के नाम से भी इनको जाना जाता है। दद्दा। एक नाम है दादा, दादा बोलते हैं हम सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली का दूसरा उपनाम है बंगाल टाइगर, ठीक है ना। तो वे उनके नाम है सौरव गांगुली के, जो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की, इनको दद्दा के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। किसकी स्मृति में, ये किनकी स्मृति में, मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में। हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है। इनका उपनाम क्या है, दद्दा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम से बना हुआ है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जितने भी मैं आपसे यहाँ क्वेश्चंस करने वाला हूँ टोटल के टोटल गवर्नमेंट जॉब में आए हुए हैं और 70% आप जीएस को हिट करोगे मेरे साथ पढ़ने के बाद। एक इनकी आत्मकथा का जिक्र कई बार आया है, ऑटोबायोग्राफी इनकी है गोल। कौन सी है जी, गोल। तो क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, गोल किसकी आत्मकथा है, तो मेजर ध्यानचंद की। यह क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो ऑप्शन में एक गोल भी होगी। तो मेजर ध्यानचंद से संबंधित आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। एक क्वेश्चन है किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी की। मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है और इनका उपनाम क्या था, दद्दा।
जो इतने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन और सुनिएगा। अब ना बात आई है हॉकी की। किसकी बात आई है? हॉकी की। एक तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। या पूरा है ये आपका फील्ड हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी। और भारत के साथ साथ ये पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। तो भारत तथा पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम्स में कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो वो भी आपका फील्ड हॉकी है। तो भारत का भी पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी फील्ड हॉकी है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए कर अगले क्वेश्चन की अपनी तरफ शुरुआत कर दें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में प्रथम रेल मुंबई व ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेल मुंबई व ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो एक तारीख आप लोग ध्यान रखना, 16 अप्रैल 1853। ये वो दिन था जिस दिन भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। एक क्वेश्चन आपका ये बना, ये 2-3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्या? एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को ही रेल दिवस के रूप में भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? रेल दिवस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेल सप्ताह कब मनाया जाता है, तो रेल दिवस तो 16 अप्रैल को हुआ, तो रेल सप्ताह आपका 10 से 16 अप्रैल। 10 से 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? रेल सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, भारत में जब पहली रेल चलाई गई मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर, तो उस समय अंग्रेजों की तरफ से जो वायसराय हुआ करते थे, या उस समय तो गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का भी एक नाम आता है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इनके शासनकाल में भारत में पहली रेल चली थी। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, वो कभी हम इतिहास में चर्चा करेंगे। ये व्यक्ति बड़ा ही पॉपुलर रहा है अपने कार्यों के लिए, ठीक है ना। पॉपुलर तो नहीं कह सकते, बहुत सारे कार्य इनके गलत थे, ठीक है ना, लेकिन इनके समय में बहुत सारे सुधारक कार्य भी हुए हैं। रेलवे का जनक, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, बहुत सारी आपके इन्होंने व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इनके कार्यों को हमें बहुत सारे पढ़ना पड़ता है। हालांकि राज्य हड़प नीति इनकी एक नीति थी, तो विलय नीति जिसको हम बोलते हैं, तो वहां से भी इनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कभी हम लोग इतिहास में चर्चा करेंगे। चलिए अगला पॉइंट आपका है, अच्छा एक क्वेश्चन और समझिएगा, ये तो भारत में सबसे पहले रेल चली थी, विश्व में सबसे पहले रेल कब चली थी और किस देश में? एक 1825 में इंग्लैंड में, 1825 में इंग्लैंड में सबसे पहले रेल चली थी मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। मैनचेस्टर से लिवरपूल आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे फिर कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिकॉज ये चेनिंग जीएस है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये चेनिंग जीएस है, ये ऐसी जीएस है कि आपको पॉइंट घूम करके वही मिलेंगे। बस मुझे एक ही जिद है कि आपकी जीएस को स्ट्रॉन्ग करना, आपका सिलेक्शन कराना। अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग, अगला पॉइंट आपका, भारत में किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो भारत का एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड, इस भारत के राज्य की भाषा अंग्रेजी है, जिसको हम बोलते हैं राजकीय भाषा। भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है, वो आपका कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कोहिमा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आगे की तरफ और चले हम, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? ये क्वेश्चन इतना फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का बन चुका है कि हर तीसरे या चौथे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अलग अलग नामों से भी मिल सकता है। कभी तो आपसे पूछ लेगा कि मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है, या मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है, या
अलग से आपसे क्वेश्चन कभी इंग्लिश में भी पूछ सकता है, इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। स्पाइसी सिटी ऑफ इंडिया, स्पाइसी का मतलब होता है मसाले, स्पाइसी सिटी ऑफ इंडिया। आप लोग कभी गलती से उसको स्पेस कर दीजिए, कर दो, आप लोग स्पेस करोगे तो स्पेस सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु है, लेकिन स्पाइसी सिटी ऑफ इंडिया आपका केरल है। तो भारत में मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, केरल को, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में मसालों का जो टोटल भंडार है उसका बहुत ज्यादा बड़ा प्रतिशत आपका केरल में होता है। तो इसीलिए आप केरल को मसालों का बगीचा, मसालों का बागान कहा जाता है। इसके बाद और आगे की तरफ हम चले, अगला क्वेश्चन आपका, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। इसके साथ ही साथ एक बांध और भी है, नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध। ये दोनों के दोनों बांध आपके कृष्णा नदी के ऊपर ही है, अलमाटी बांध आपका और नागार्जुन बांध, ठीक है जी। चलिए खैर आगे की तरफ और चले, अगर हम लोग, एक क्वेश्चन आपका मिक्स में है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 6 अगस्त 1952 को अस्तित्व में आया था एनडीसी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके फैक्ट क्या है, इसका कार्य क्या है, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको समझेंगे हम लोग बाद में, इससे पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, आप लोग उसको भली भांति पूर्वक जानते हैं। उसका नाम है योजना आयोग, जो वर्तमान में तो नहीं रहा। योजना आयोग की स्थिति ले ली, स्थान वर्तमान में ले लिया है नीति आयोग के द्वारा, लेकिन आपको वही योजना आयोग पे जाना पड़ेगा। योजना आयोग, इसी को बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। समझिएगा ये क्या होता है। आपके जो 5 इयर्स प्लान बनते हैं, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं बनती है, तो पंचवर्षीय योजनाओं को जो तैयार करता है वो करता है योजना आयोग, लेकिन उन्हें जो अंतिम रूप देता है वो देता है आपका एनडीसी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, उनका खाका तैयार करना, प्रारूप तैयार करना, ये कार्य आपका योजना आयोग का है, लेकिन उनको अंतिम रूप देना, अंतिम मोहर लगाना, ये आपका एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसका जो अध्यक्ष होता है तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे क्वेश्चन ये भी कई बार आया हुआ है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे जी? JL नेहरू, JL नेहरू पहले अध्यक्ष। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, इसके पहले उपाध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष आपके जो थे वे थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। 2 क्वेश्चन तो ये बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम वर्तमान में आकर के, यानी कि अब इसका नाम है नीति आयोग। योजना आयोग को परिवर्तित कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को, और इसको नाम दिया गया था नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म एग्जाम्स में कई बार आपकी आई हुई है, नेशनल
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। ये कई बार एग्जाम्स में आई हुई है। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष तो ये कार्य किया था पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष भी थे और इन्होंने ही शुरुआत नीति आयोग की थी। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही थे। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष एक नाम आता है यहाँ अरविंद पनगड़िया। तो ये पहले उपाध्यक्ष थे और ये पहले अध्यक्ष। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वे मैंने डिस्कशन किए है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष भी देख लीजिएगा आप लोग, राजीव कुमार दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो नीति आयोग के अंतिम आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे वे मैंने डिस्कशन किए हैं। अब इनके बारे में एक बार फिर से आप लोग सुनिएगा सारा मामला चला कहाँ से था। क्वेश्चन आपसे आया था एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अब सुनिएगा ध्यान से, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना तैयार करना कार्य है योजना आयोग का। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देना ये आपका एनडीसी का कार्य है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। इसके साथ ही साथ 2 क्वेश्चन और बनते हैं। क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इनका कहीं संविधान में जिक्र है क्या? क्वेश्चन ये है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, यह संवैधानिक निकाय है क्या? तो आंसर है नहीं, ये इनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या एनडीसी संवैधानेतर है या नहीं है? संवैधानेतर। तो क्वेश्चन आपसे बना कि एनडीसी, अगर आपसे पूछा गया कि एनडीसी संवैधानेतर है या नहीं है, तो पहले आप संवैधानेतर का मीन समझ लीजिए। संवैधानेतर का मीन्स होता है जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। तो एनडीसी संवैधानेतर है, आप ऐसा मत कर देना कि ये नहीं है। अब वर्डिंग को समझिएगा, एनडीसी संवैधानेतर है, योजना आयोग भी आपका संवैधानेतर है क्योंकि इनका जिक्र संविधान में नहीं है। तो आपका योजना आयोग और आपका एनडीसी से संबंधित क्वेश्चन था। और इसके अगर पूरी फिक्स बात की तो 26 जनवरी 1950 को योजना आयोग की स्थापना थी, जिसका 1 जनवरी 2015 में नाम नीति आयोग कर दिया गया था। इनकी फुल फॉर्म, इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उन सभी को डिस्कशन कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, आप उनको पॉइंट्स को नोट कर लेना। और आपसे एक गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और आप शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमारे अगले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और अब आपकी कंटिन्यूटी के साथ वीडियो आपको मिलती रहेगी। बस आप लोग ध्यान रखना, जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद ही आपके एग्जाम्स की अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए। मैथ रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से उनको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन सिलेक्शन आपका कहाँ होना है, कहाँ आपकी कमजोरी है, आप भली बात ही जानते हैं। उसी चीज पे आप आ जाइए, सच्चाई से आप मुंह कभी नहीं मोड़ सकते। सो थैंक यू।